हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 10.2। क्या शुरू कर रहे हैं हम लोग? प्रश्नावली 10.2। देखिए, प्रश्नावली 10.2। इसमें दो तीन चीज़ों को ध्यान रखना है। देखिए, प्रश्नावली 10.2 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, हल करने से पहले हम एक दो नियम समझ लेते हैं और फिर इसके बाद इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है ना, लंबकोणीय एकांक सदिश। लंबकोणीय एकांक सदिश। लंबकोणीय एकांक सदिश थोड़ा सा 11 के फिजिक्स में पढ़े होंगे, इसके बारे में IJK से दिखाया जाता था, याद है? एकांक सदिश का मतलब क्या है? एकांक सदिश का मतलब जिसका मात्रक, मतलब जिसका परिमाण 1 हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? तो परिमाण तो है। अच्छा, सदिश के बारे में जानते हैं कि सदिश को परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए। तो दिशा अगर x के तरफ है, x, y और z, 3 अक्ष होता है ना, ये बाहर वाला है x, y, ये बाहर वाला क्या है? z। तो चूंकि इस रेखा को तो हम बाहर खींच नहीं सकते हैं, इसलिए इसको नीचे दिखा दिए हैं। तो अगर एकांक सदिश हमारा x अक्ष के दिशा में है तो वही कहलाता है I। इसको हम लोग I कैप से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? I कैप से। अगर वही एकांक सदिश y के दिशा में है तो उसको क्या कर देंगे? J कैप। और वही एकांक सदिश अगर इसके z के दिशा में है तो इसको बोलेंगे k कैप। तो I कैप, J कैप और k कैप। तो जनरली आप कोई भी एक सदिश ले लेंगे ना, कोई भी एक सदिश, तो वह सदिश थोड़ा बहुत x अक्ष के दिशा में होगा, थोड़ा बहुत y की दिशा में होगा और थोड़ा बहुत z अक्ष की दिशा में होगा। तो इनको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं। तो इनको तो बोलेंगे लंबकोणीय एकांक सदिश। और लंबकोणीय एकांक सदिशों की सहायता से हम किसी भी सदिश का क्या करते हैं? निरूपण करते हैं। जैसे वेक्टर A इक्वल टू हो जाता है 2i प्लस 3j माइनस 4k। माने मतलब यह हुआ कि जो वेक्टर A है इसका कुछ हिस्सा x अक्ष के तरफ है, कुछ हिस्सा y के तरफ है, कुछ हिस्सा z के तरफ है। समझ रहे हैं? माने ये 3 डायमेंशन में है। सदिश तो है लेकिन किस में है? 3 डायमेंशन में है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश। सभी लोग जानते हैं कि इनका मान कितना होता है? 1 होता है। I का मान भी 1, J का मान भी 1 और K का मान भी 1 होता है ना। यह बस अंतर क्या है कि जो I होता है वो x अक्ष के अनुदिश होता है, जो J होता है वो y अक्ष के अनुदिश होता है, जो K होता है वो z अक्ष के अनुदिश होता है। यही ना होता है। तो इन्हीं सदिशों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, कैलकुलेशन करना है। तो जो सबसे पहला कैलकुलेशन है वो है कि किसी भी सदिश के अनुदिश, मैंने कोई भी सदिश दे देगा और उसके अनुदिश कहेगा कि आप मात्रक सदिश खींचिए या मात्रक सदिश लिखिए। मात्रक मतलब कि ऐसा सदिश जिसका मान कितना हो? 1 हो। जैसे मान लीजिए कि कोई सदिश दे दिया वेक्टर A। हम 2-3 नियमों को बता देते हैं, फिर सवाल पर चलेंगे तो सवाल थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाएगा। इन नियमों को लिख लेंगे सभी लोग। वेक्टर A मान लीजिए कोई दे दिया 2i प्लस j और प्लस 3k। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। आपको दे कि इसके अनुदिश, माने इस सदिश है तो इसकी कोई ना कोई दिशा होगी ना। तो कह रहा है कि इसी के दिशा में ऐसा सदिश लिखिए जिसका मान कितना हो? 1 हो। इस सदिश की कोई ना कोई दिशा होगी ना, तो उसी दिशा में हमको एक और सदिश का लिखना है, सदिश को लिखना है जिसका मान कितना हो? 1 हो। माने वो मात्रक सदिश हो, इसी रूप में हो, I, J और K के रूप में हो। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले इस सदिश का मान ज्ञात करते हैं। सदिश का मान, तो सदिश का मान निकालना सिखा है तुम लोग को, बहुत पहले का सीखे हैं। I का जो गुणांक होता है उसका स्क्वायर, J के गुणांक का स्क्वायर, K के गुणांक का स्क्वायर, सीखा ना इस तरह से? बराबर कितना हो जाएगा जी? 4, 1, 5 और 9, 14,
अरे 9 वही हो गया ना, 3 3 का 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10, 10 4, ये आपका आ गया। इसका मान है ये परिमाण जिसको बोलते हैं, इसका परिमाण कितना है, यही है। अतः अगर मात्रक सदिश बनाना चाहें तो मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश का फार्मूला होता है, किसका मात्रक सदिश बनाना चाहते हैं, ए का, तो इसमें ऐसे लिखते हैं 1 mod a, माने ए का मान i इंटू वेक्टर ए। हो गया, याद करो इनवर्स निकाले थे इस तरह का 1 सारणी के एडजॉइंट है, वहाँ तो सारणी थे, यहाँ माड पढ़ेंगे। अब उसका निरपेक्ष मान निकाल रहे हैं, इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो कोई भी आपको इस तरह से दिया रहेगा ना, तो उसका आप इस फार्मूले की सहायता से क्या निकाल सकते हैं, मात्रक सदिश। तो यह जब ज्ञात है तो यह लिख ही देंगे। कितना आया है बताइए, तो एक बार बना के दिखा देते हैं। 1/√14, यह कितना है 2i प्लस जे प्लस 3। अब तुम लोग के ऊपर है, या तो ऐसे ही छोड़ दो, नहीं तो गुणा कर दो, सबसे बढ़िया है। तो सब में ना गुणा होगा, तो 2/√14i, थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। अब 1/√14 जे प्लस 3/√14 के, ये आपका मात्रक सदिश है। अब कैसे पता चले कि मात्रक सदिश है, इसका मान 1 आना चाहिए ना, इसका मान निकाल के चेक कर लीजिए, 1 आएगा। चेक कर निकाल के, तो मान इसका कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि b है, मान लीजिए कितना है, तो इसका मान निकालिए। सिखाया तो है मान कैसे निकाला जाता है, अभी नहीं निकाले हम लोग। i का स्क्वायर, i के साथ जो रहता है उसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और रूट का स्क्वायर करेंगे 14 हो जाएगा। तो 4/14 प्लस 1/14 प्लस 9/14, एलसीएम नीचे का बराबर है, तो 9 ऊपर का जुड़ जाएगा, 9 1 10 4 14, 14/14 1, रूट में 1 मतलब कि 1। तो मात्रक सदिश तो ही ले है, यह बना सकते हैं इस तरह से। तो लिख लीजिए ना केवल फार्मूला, या बुक रखे ना सब लोग, बुक में देखिए दिया हुआ है, बुक में देखिए मात्रक सदिश, देखिए कहीं लिखा होगा, वहां पर दिया हुआ है। नहीं दे रहा है क्या जी, पेज नंबर 452 देखो ना, पेज नंबर 452, पेज नंबर 452 मिला सबको, मिला जी, पेज नंबर 452। उदाहरण देखो, इस पे लिखा है a = 2i प्लस 3j प्लस k, 2i प्लस ये दे दिया है 3j प्लस k दिया है। देखिएगा उसका मान निकाला 14 ही आया है ना, आया कि नहीं। देखिए मात्रक सदिश निकाला है, सेम चीज़ है कि नहीं है, तो इसको लिखना जरूरी है। लिखो इसको, सूत्र तब लिख लो, ऐसे लिख दो, सदिश ए का मात्रक सदिश, तो उसी का माड निकाल दीजिए, माने उसी का परिमाण निकाल के और उस सदिश में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, हो जाएगा। सवाल हम लोग देखते रहेंगे, थोड़ा सा उदाहरण जरूर 1 2 देख लेना, कुछ ठीक ठाक उदाहरण दिया हुआ है किताब में। सचिन तुम्हारी किताब में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फार्मूला होगा, मात्रक सदिश कहीं नहीं लिखा है, मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए नहीं दिया होगा फार्मूला, तो उदाहरण में कोई सवाल दे दिया होगा उस तरह से। अच्छा कोई बात नहीं है, नई सूत्र स्पेशल दिया है तो सूत्र को लिख लेना, इतना कोनो बहुत खतरनाक सूत्र तो है नहीं। हो गया, गुंजन लिख दिया है। आगे देखिए, आगे अगर इस तरह का कोई सदिश दे दे, वेक्टर ए बराबर दे दे 2i प्लस 5j माइनस 3k, हो सकता है इस तरह का। एक और सदिश दे दे, केवल i दे दे, माइनस j दे दे, प्लस 6k दे सकता है इस तरह का नाम। तो इस तरह के सदिश का कभी कभी योगफल निकालना होता है, वेक्टर a प्लस वेक्टर
अब हम लोग वो वाला विधि नहीं पढ़ेंगे, 11 के फिजिक्स में पढ़े थे त्रिभुज सदिशों का त्रिभुज विधि, चतुर्भुज विधि, वो कोई खास ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम लोग इसी आई जे के वाला इस सारा कैलकुलेशन करना हम लोगों को। तो जब जोड़ना होता है ना तो आई वाला आई में जोड़ देते हैं, जे वाला जे में, के वाला के में। तो ये प्लस बी निकालेंगे तो 2i या 1i, लेकिन ये प्लस माइनस ये भी ध्यान देना, प्लस 4j एगो प्लस एगो माइनस है, तो भले हम लोग जोड़ रहे हैं लेकिन वास्तव में चिन्ह के हिसाब से तो घटेगा। आप प्लस 3k, प्लस वाला ज़्यादा है माइनस वाला कम है तो चिन्ह प्लस करना रहेगा। तो हो गया हम लोग का जोड़, सदिशों का योग हो गया। अगर कह दे कि घटाइए वेक्टर ए माइनस वेक्टर, तो एक बार लिख लेते हैं 2i प्लस 5j माइनस 3k आ माइनस i माइनस j प्लस 6k, आ घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है ना, तो 2i प्लस 5j माइनस 3k आए माइनस i प्लस j माइनस 6k। अब घटा लीजिए, जोड़ लीजिए अपने हिसाब से, 2i है माइनस i है तो केवल i हो जाएगा, 5j और 1j है तो 6j, माइनस 3k माइनस 6k माइनस 9k। कोई दिक्कत इसमें? आसान है ना, यह जोड़ घटाओ तो आसान हो गया। इसी का गुणा भी होता है, इसे क्या होता है, सही मिटा दें, लिखोगे अरे दोनों को जोड़ना है ना। अच्छा, माइनस 6 यहाँ पर आप प्लस 3, तभी तो एगो माइनस एगो प्लस है तो चिन्ह माइनस का लग जाएगा, चिन्ह उसका बड़ा न है तो हो जाएगा इस तरह से, चिन्ह हमेशा बड़े वाले का रहता है। चलो ये तो समझ गया। तो जोड़ घटाव में कोई जान इसमें है नहीं, एकदम कमज़ोर हो गया है ये हैं? हाँ, गुणा में थोड़ा बहुत है, वो भी बहुत खतरनाक नहीं है। हाँ, तो गुणा इसका दो तरह का होता है, एक होता है डॉट गुणन एक होता है क्रॉस गुणन, है कि नहीं। तो गुणा देखिए दो तरीके से होता है। एक गुणा ये भी तरीका दे सकता है ना कि इसका सीधे मान दे दे। मान इसका कितना है पता है? 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 29 और 29 प्लस 36। अरे माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस नहीं हो जाएगा? 9 6 15 और 3 2 5 1, रूट में 65 दे देगा। इसके लिए क्या लिख सकता है? 1 1 2 और 2 9 11, ऐसे दे सकता है ना। लिख सकता है माड ए इक्वल टू रूट में 65, माड बी इक्वल टू रूट में 11। तो इस तरह से अगर दे देगा और कहेगा अदिश गुणन लिखिए, चाहे अदिश गुणन ज्ञात कीजिए, तो इनके बीच का तब कोण भी देना चाहिए, एकदम कन्फर्म है कोण देगा, नहीं देगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो सदिश है और उसकी दिशा अलग अलग है। कहाँ गया गोरी मार्कर? दो सदिश है और उनकी दिशा अलग अलग है, तो कोण चाहिए ना उनके बीच का। तो अगर इस तरह से देगा तो समझ लीजिए कि बीच में कोण हर हाल में चाहिए। अगर इस तरह से देगा हल करने के लिए तो कोण नहीं रहेगा, तो हम लोग हल कर लेंगे आराम से। तो इस तरह से अगर दे दे और उस कंडीशन में कोण थीटा हो, तो ये माड ए का ही माने ना दिया है, अरे सदिश ए का ही मान है ना, तो इस तरह से होगा। फिर थोड़ा सा पढ़ के आना 11 वाला। इसी का सदिश गुणन था ना, तो ए क्रॉस बी हुआ था माड ए माड बी साइन थीटा हुआ था। एकांक सदिश एक यौन हो गया था, क्योंकि गुणनफल का भी एक दिशा होता है। तो इसको हल करते हैं तो ये केवल अंक में आता है, आई जे के में नहीं आता है। इसको हल करते हैं तो ये आई जे के रूप में आता है। समझ में आ रहा है? अगर इस तरह से अंक दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं, अंक का मान सीधे यहाँ रखेंगे, इसका सीधा यहाँ रखेंगे, जो कोण देगा उसको रख के मान निकाल के कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन इसमें एक दिशा एकांक सदिश भी चाहिए, उसके लिए हम तरीका सीखेंगे अभी। फिलहाल आप डॉट को देखिए, डॉट में तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे मान उठा कर रखेंगे, थीटा का मान रखेंगे, कॉस थीटा जो भी आएगा उसका मान होगा, सब गुणा करके किस में आ जाएगा? ये अंक में आ जाएगा। तो ये अदिश है, इसका गुणनफल अदिश गुणनफल कहते हैं, इसी को डॉट गुणन कहते हैं।
अदिश गुणन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आई जे के नहीं आता है, दिशा नहीं आता है। अगर इस तरह से नहीं दे करके दे दिया आई जे के रूप में, किसमें दे दिया? आई जे के रूप में। तो आई जे के रूप में देगा ना, तो आई वाला गुणा आई में करते हैं, जे वाला गुणा जे में, के वाला गुणा बाकी सब छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 आई गुणा आई 1 होता है। आई गुणा आई कितना होता है? तो आई डॉट आई 1 होता है, ये भी ध्यान देना। आई डॉट आई कितना होता है? 1। लेकिन वही आई क्रॉस आई कर देंगे ना, ये 0 हो जाएगा। आई कितना होता है? अब सोचो कैसे हो रहा है। तो आई का मान कितना होता है? आई कोई सदिश है ना, है आई एक भी सदिश है। आप दोनों एक शख्स के अनुदिशी हैं। ध्यान से देखो, आई की जो दिशा होती है वो कहाँ होता है? नहीं समझ पा रहे अभी? हम लोग जानते हैं ना कि यह एक अक्ष है, आई वाई अक्ष है, आई क्या है? तो अगर हम कह रहे हैं कि आई है तो निश्चित रूप से एक शख्स का अनुदिश ही होगा। आई और इकाई सदिश आई है तो भी एक शख्स का अनुदिश है ना होगा। तो इनके बीच का कोण कितना है? 0। कोण कितना है? तो आई का मान 1, आई का मान 1, और थीटा कितना हो गया? थीटा का मान 0। तो आई डॉट अगर आप आई निकालते हैं तो आई का मान 1 है। जैसे ए डॉट बी है तो ए का मान पता होना चाहिए, बी का मान पता होना चाहिए, इनके बीच का कोण पता होना चाहिए। तो आई का मान कितना है? 1। फिर आई का मान 1, इनके बीच का कोण 0। तो काश 0 का 0 का मान भी कितना होता है? सब मिला के 1 तो हो गया। इसीलिए हम डायरेक्ट कह देते हैं आई और आई का गुणा क्या होता है? 1 होता है। आई डॉट आई, इस तरह जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, क्योंकि एक ही दिशा में है। अगर आप जे लेंगे तो फिर भी तो यहाँ पर थीटा 0 हो जाएगा, नहीं होगा जी? लेकिन वही सोचो, अगर आई डॉट जे ले लें तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे करेंगे ना तो आई का मान तो ठीक है 1 है, जे का मान भी 1 है, लेकिन देखो ना आई या जे में कोण कितने का बन रहा है? 90 का। तो हो जाएगा 90, 91 कितना हो गया? 0। बस फाइनली क्या हो गया? 0। कुछ समझ में आ रहा है? इसीलिए आई डॉट आई हमेशा क्या लिख देते हैं? 0। आई डॉट आई 1 और आई के साथ बाकी किसी गुणा होगा तो 0। तो स्वयं से स्वयं का गुणा करते हैं तो 1 आ जाता है, अब बाकी सब में क्या हो जाता है? यही कारण है कि हम केवल आई का आई में, जे का जे में, के का के में गुणा करते हैं। नहीं तो नियम तो यह है कि एगो को उठाइए तीनों में गुणा कीजिए, दूसरा उठाइए तीनों में गुणा कीजिए, तीसरा उठाइए तीनों में गुणा कीजिए। तो क्या करें गुणा करके? जब आई वाला आई के साथ गुणा होगा तो बचेगा 1, अब बकीवा 2 के साथ 0, तो हम क्यों 0 लिखें? तो सिंपल तरीके समझ जाइए कि आई का गुणा आई में करेंगे, जे का गुणा जे में, के का गुणा 2 एकन है, 5 एकन है, -5 गुणा -1 है, अच्छा 3 -18, तो 2 माइनस 18 5 23 माइनस में 21 हो गया डॉट गुणा माइनस में 21। किसका मान रखना था? कोण देगा तो ना मान रखेंगे। अब इस रूप में दिया है तो अब इस तरह से दिया है तो गुणा कर दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है, तो इसके बीचवा का कोण पता होना चाहिए। तो कोण हमको पता है, साल में दिया रहेगा तो इस तरह से नहीं रख के रूट में 65 1 मिनट, रूट में 11, कुछ कॉस का मान देगा 30 60 90, तो 60 अगर दे दे 60 दे दे तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा? 1/2 गुणा करके ले देंगे। लेकिन क्या लग रहा है? कोणवा 60 सही है माने थे तो नहीं है। अरे भाई कोण अगर ओरिजिनल दिया रहता है कितना कोण है तो ऐसे भी गुणा करते तो -1 कैसा था? गुणा चाहे किसी तरीके से कीजिए, रिजल्ट क्या आएगा? बराबर आएगा। लेकिन कैसे करना है ये सवाल पर डिपेंड करता है। कोण दिया रहेगा तो फार्मूला लगाएंगे, और नहीं दिया तो हमको जरूरत है क्या है कोण का? जब इस तरह से हमको पता है कि आई का गुणा आई में, जे का गुणा जे में, के का गुणा के में, इस तरह से मान देगा तब ना कोण की आवश्यकता है। तो वहाँ सवाल में देगा, हम लोग को उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, उतना सवाल में दे देगा। हाँ दोनों पढ़ना है, डॉट और क्रॉस। पिछले साल हटाया था लेकिन इस साल नहीं हटाया, इस साल पढ़ना है। अब इसको समझिए, ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है। आई का गुणा आई में, जे का गुणा जे में, के का गुणा के में। अब इसी का अगर क्रॉस गुणन दे दे, क्रॉस गुणन, तो क्रॉस गुणन में जिनको सारणिक ढंग है उनको ढंग हो जाए, आराम से आ जाएगा। तो वेक्टर ए इक्वल टू मान लीजिए कि 2i + 4j + 5k
अब b इक्वल टू दे दिया 3i माइनस जे प्लस के। आप कह दिया कि आप गुणा कीजिए, क्या क्रॉस गुणन कीजिए, क्रॉस गुणन। तो सबसे पहले बना देना आई जे के, ठीक। 2 4 5 2 4 5 3 माइनस 1 1 3 माइनस 1 1। इसका प्रसार करना कौन नहीं जानता है? मारना पंक्ति से क्या कर देना, प्रसार कर देना, हो जाएगा। प्रसार करके जो भी आपका रिजल्ट आएगा हो जाएगा उत्तर। समझ में आ रहा है? देखो क्या होगा, आई, तो आई का पंक्ति रखिए, आई का स्तंभ रखिए, 4 एकने 4 4 माइनस 5 एकने माइनस 5 होगा ना, लेकिन माइनस चलते ही प्लस 5 हो जाएगा। दूसरा काला माइनस जे, तो पंक्ति तो यही ढकाएगा, स्तंभ ही ढक जाएगा। 2 5 3 1 बचा, 2 एकने माइनस 5 3 15, कोई दिक्कत इसमें? आप प्लस के, तो के में स्तंभ पंक्ति तो वही ढकाएगा, स्तंभ में ही नहीं ढका जाएगा। आए 2 4 3 में से 1 बचा, ये हम लोग पढ़े कि नहीं पढ़ा? अभी तो तुरंत खत्म किए इसको, हम इसीलिए इसको चालू किए हैं, उतना ज़्यादा समस्या नहीं होगा। 2 एकने माइनस 2, एगो माइनस होता है, 4 3 माइनस 12 लिख दें, 5 4 9 आई, 2 में से 15 गया तो माइनस का 13, आगे माइनस है, प्लस 13 जे, अब माइनस 2 माइनस 12, कौन मेहनत लगा गुणा करने में? गुणा हो नहीं गया। यही 11 में खूब भारी लगता होगा। अभी देखो कितना आसान हो गया है कि नहीं आसान? अगर इनके बीच का कोण दे दिया, अब कहाँ प्रसार करेंगे थोड़ा हमको बताओ। अब इसको कहाँ लेके जाओगे? मैंने तुम नहीं, इसको दिमाग ठीक चल रहा है, तुम बताओ और कहाँ तक ही जाएगा? अब कहीं नहीं जाएगा, ये हो गया है। अरे जिस रूप में था उस रूप में आ गया। अच्छा, ये सदिश गुणन इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें देखिए आई जे के, ये बता रहा है कि कुछ भाग x के तरफ है, कुछ भाग y के अक्ष के तरफ है, कुछ भाग z के तरफ है कि नहीं? मिटा दे इसको, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, एकदम लिखने की जरूरत है इसको। ए इसमें क्या है, सारणिक अभी न तुरंत हाँ, तो इस गंभीरता से नहीं ले रहा है तुमको। क्या है जी, कोई राज है क्या इसमें? चलिए ठीक है। तो योग उसका घटाओ, अंतर, गुणा समझ गया। भाग मत पूछने के भाग होता है, भाग में नहीं पढ़ना होता है। तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए कि वेक्टर ए कहीं पर दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है 3i 1j 6k, आप कहे कि 5 वेक्टर ए बताइए, तो सिंपल है, 5 से गुणा 5 3 15i 5j 30k। समझ पा रहे हैं? तो बहुत कठिन नहीं है। अब इसमें एक जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका, वो है दिक् कोसाइन निकालना। क्या निकालना है? दिक् कोसाइन। दो शब्द आता है दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन। हम चाहते हैं कि दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। दिक् मतलब यहाँ दिशा हो से अर्थ है। दिक् मतलब क्या है? दिशा से अर्थ है। एक्स अक्ष की तरफ कितना है, वाई अक्ष, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि कोई सदिश है, कुछ एक्स अक्ष की तरफ है, कुछ वाई अक्ष की तरफ है, कुछ जेड अक्ष की तरफ है, लेकिन ये थोड़ी बता रहे कितना कितना है। एक्स अक्ष की तरफ को डिग्री पर है, वाई अक्ष की तरफ को डिग्री पर है, जेड अक्ष की तरफ को डिग्री पर है,
इसको हम अगर ज्ञात करते हैं तो उसको बोलते हैं दिक् कोसाइन। मैंने कोई सदिश बना दिया है ना, सदिश बना दिए, अब कोई पूछ दे कि बताइए एक्स अक्ष से कितने डिग्री पर है, तो नहीं पता है। ये भी पूछ दे कि जेड अक्ष से कितना डिग्री पर है, तभी नहीं पता है। वाई से पूछ देगा तभी नहीं पता है। तो इसको ज्ञात कैसे करते हैं, तो इसी को बताता है कौन, दिक् कोसाइन। तो जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण 9 किताब में, उदाहरण 9। इसको सूत्र से रटने से बढ़िया है कि सवाल पर समझ लीजिए, समझे। सूत्र तो पूछेगा नहीं ना। क्या लिखा है, लिख रहा है वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2k। देख रहा है, कह रहा है कि इसका क्या निकालिए, इसका दिक् कोसाइन निकालिए। देख रहे हैं, दिक् कोसाइन। और क्या पूछ रहा है, दिक् अनुपात। प्रश्न कह रहा है कि सदिश a इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2k के दिक् अनुपात लिखिए और इसकी सहायता से दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो इसकी सहायता से दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। दिक् अनुपात देखिए, दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात क्या है। पहले दिक् कोसाइन को समझते हैं। किसी भी सदिश का जो दिक् कोसाइन निकालता है ना, तो उसका पहले मान निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, मान कैसे निकालेंगे बताइए। 1 स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर, ये ना होगा जी। 1 + 1 + 4, 1 + 1 + 4 ना होगा। रूट में कितना आ गया, ये आपका क्या निकला, इसका मान निकला। अब कोई पूछे कि बताइए दिक् कोसाइन क्या है, तो बहुत सूक्ष्म है। दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन का मतलब, दिक् कोसाइन को देखिए, दिक् कोसाइन को अल्फा बीटा गामा से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, अल्फा से, बीटा से और, क्योंकि अल्फा बताता है कि एक्स अक्ष से क डिग्री पर है, बीटा बताता है कि वाई अक्ष से क डिग्री पर है, और गामा बताता है कि जेड अक्ष से क डिग्री पर है। ये ध्यान देना। दिक् कोसाइन के लिए क्या करेंगे, फिलहाल √6 है ना, तो एक बार आई का जो गुणांक है, आई का गुणांक कितना है 1, एक बार लिख देंगे 1/√6। समझ में आया। एक बार लिख देंगे फिर से जे वाले के साथ 1/√6, 1/√, एक बार लिखेंगे -2/√6। यही तीनों कहलाएंगे दिक् कोसाइन। हाँ, इसमें पहला वाला कॉस अल्फा है, दूसरा वाला कॉस बीटा है, और तीसरा वाला कॉस गामा है। इसमें लिख देंगे कॉस अल्फा बराबर 1/√6। अभी हमको पता है कि कितना का होता है, लेकिन किसी न किसी मान का तो होबे करेगा, पर कुछ ना कुछ तो होगा ना। वो क्या, हाँ, यहाँ पर अल्फा जरूर थोड़ी हर जगह थीटा ही मानेंगे। कॉस बीटा 1/√6, कॉस गामा -2/√, जब 3 डायमेंशन पढ़ेंगे ना हम लोग, त्रिविमीय जो है, त्रिविमीय ज्यामिति, तो उसमें फिर से दोबारा आएगा। बस याद रखिए। तो कास अल्फा कास बीटा कास गामा का जिक्र उस लेसन में किया है, इसमें कहीं कास अल्फा कास बीटा कास गामा नहीं दिया है, क्योंकि ये जो निकाल रहा हो किसकी सहायता से निकाल रहा है, सदिश की सहायता से। तो इसकी जरूरत तो है नहीं फिलहाल, लेकिन कास अल्फा में किसी का मान तो ही होगा। चलो संयोग से मान लो कि हम दिक् कोसाइन निकालें, तो ये निकल गया 1/√2। हाँ, 1/√2 निकल गया। अब बताओ अल्फा का मान कितना होता, 45 ना होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सदिश है ना, जिसका ये आया है, वह एक अक्ष से क डिग्री पर है, 45 पर है। तो दिशा पता नहीं चल जा रहा हम लोग को। इसको इंग्लिश से बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन मैंने कॉस, क्या बता रहा है, डायरेक्शन, दिशा बता रहा है, इसीलिए बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। ऐसे अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है ना, तो नॉर्मली हम लोग को उत्तर आ चुका है, 1/√6 आ गया है उत्तर। उदाहरण चेक करो ना किताबिया में, देखो लिखा है 1/√6, फिर लिखा है 1/√6, और फिर लिखा है -2/√6। इतने निकाल के छोड़ देंगे हम लोग का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया। कोण के रूप में पूछेगा तो कास अल्फा कास बीटा कास गामा के रूप में लिख देंगे। समझ में आ रहा है।
ये तो हुआ डायरेक्शन कोसाइन। अब इसमें आता है कि दिक् अनुपात बताइए, क्या बताना है? दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात क्या है? दिक् अनुपात, दिक् अनुपात का मतलब कि दिक् अनुपात का मतलब यह है कि जो है मानवा इसका होता है ना, ये वाला 1 1 2 1 1, यही दिक् अनुपात है। 1 1 2 हो गया दिक् अनुपात। पूछे कि दिक् अनुपात कितना है? 1 1 -2 हो गया। हाँ, दिक् अनुपात को ABC से दिखाते हैं। A = 1, B = 1, C = -2। कोई भारी सवाल नहीं है इसमें, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, इसको छोड़ के का हो ही गया आगे। तो ये दिक् अनुपात दिक् कोसाइन हो गया। इस पर एक उदाहरण दिया हुआ है, तो आप उदाहरण को जरूर पढ़ेंगे। आए, अरे हम लोग मात्रक सदिश छोड़ो, मात्रक सदिश हम लोग जो बनाए रहे थे ना, तो मात्रक सदिश में ही ना काम कर रहे थे। तो मात्रक अगर उससे कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो मात्रक सदिश बना दीजिए, तो वो कुछ ना कुछ आई आएगा, फिर कुछ ना कुछ जे आएगा, फिर कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा के। तो है जो दिख रहा है ना, ये वाला, यही तो दिक् कोसाइन है। वही क्या है? दिक् कोसाइन है। आज जिससे ही बना है उसका ABC निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? दिक् अनुपात हो जाएगा। हो गया, इसमें कुछ नहीं है। आगे देखिए, अब जो मेन चीज है वो है आगे जो मेन चीज है वो है दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। कितने बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश? इसको आप लिख लेंगे सूत्र इसका, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। तो दो बिंदु है, जैसे मान लीजिए कि एक यह हो गया, एक यह हो गया, दोनों बिंदु का कुछ ना कुछ निर्देशांक देगा ना। मान लेते हैं x1 y1 z1। अब 3 गो क्यों आ रहा है? 3 गो इसलिए आ रहा है कि एक x अक्ष का है, एक y अक्ष का है और एक z अक्ष का है। आइए, हो गया x2 y2 z2। मान लीजिए इसका नाम A है, इसका नाम B है। अगर पूछ दिया कि वेक्टर AB बताइए, तो B में से ये वाला घटा के लिखेंगे। कैसे? तो x2 - x1, x2 - x1 लगा दीजिए, आई सदिश न बना रहे हैं, प्लस y2 - y1 j, प्लस z2 - z1 z1 के। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन वही पूछता BA बताइए, तो BA बताइए ना, तब A में से घटाएंगे x1 - x2 i प्लस y1 - y2 j प्लस z1 - z2 के। कोई दिक्कत इसमें? बना सकते हैं इसको, बहुत आसान है। अच्छा, ये भी पूछ देगा कि इनके बीच की दूरी बताइए। तो पहले वाला सूत्र बहुत पहले पढ़ लिए हैं, दूरी का रूट में, अरे कहाँ चले गए, रूट में पढ़े हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर पढ़े हैं, y2 - y1 का। तो दो बिंदु था तो दो जगह आया था, इनमें 3 गो बिंदु है, तो शुरू करिए। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। हो गया बीच की दूरी। समझ रहे कि नहीं? ये कोई जरूरी है कि x2 - x1 होगा। x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, z1 - z2 का। अरे कुछ आएगा माइनस या प्लस, स्क्वायर करेंगे तो प्लस तो हो ही जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत होगा नहीं। दोनों लिख सकते हैं, या किताब में दिया हुआ देख लीजिए ना। किताब में देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश दिया है। देखिएगा, दो बिंदु कौन दिया है? एगो P ले लिया है, एगो P1 लिया है और एक P2 ले लिया है। देख रहे हैं, P1 का निर्देशांक कितना दिया है? x1 y1 z1, और P2 का x2 y2। हम A और B लिए हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? बात वही ना है, छोड़ दें इसको। लिखोगे तो किताबिया में खंड सूत्र समझिए। खंड सूत्र में दो तरह का, इसको विभाजन सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कि
एक्स अक्ष, वाई अक्ष, आई हो गया जेड अक्ष। अब एक बिंदु है, एक है आपका बिंदु ए, आइए किधर है बिंदु बी, ठीक है, ध्यान समझना। बिंदु ए बिंदु बी मान सकते हैं, वैसे किताबिया में पी और क्यू माना है, तो हम भी इसी को पी और क्यू ही मान लेते हैं। इस बिंदु को माना है, इसको माना है पी, इसको माना है क्यू, इससे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रहेगा तो काम चल जाएगा। मैंने ये है कि अक्ष पर है, ये ध्यान देना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, चलो बना देते हैं जेड अक्ष, कौन तले नुकसान भी तो नहीं करेगा। ये हमारा हो गया जेड अक्ष। ये आपका मूल बिंदु हो गया ओ, मूल बिंदु क्या हो गया, तो बिंदु पी है ना, तो ओ से इसकी जो सदिश है, माने बिंदु मूल बिंदु से अगर पी को मिला देंगे तो जो सदिश बनेगा ना उसको बोलेंगे स्थिति सदिश। क्या नाम है, आज दिखाएंगे वेक्टर ओपी से। किसे दिखाएंगे, इसको मान लेते हैं कि यह ए है, कितना मान लेते हैं, क्यू है ना, तो ये जो स्थिति सदिश है इसको दिखाएंगे ओ क्यू से, इसका मान लेते हैं कितना है, बी है, हो सकता है ना। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला एक तीसरा सदिश है, ये आपका है पी क्यू, पी से क्यू को मैंने मिलाए हैं तो क्या है पी क्यू। फोन आ रहा है, उठा दें, काट दें। तो पी क्यू ये सदिश क्या हो गया, पी क्यू। अब कोई एक तीसरा सदिश है हमको खींचना है, तीसरा सदिश। अब तीसरा सदिश ऐसा सदिश है ना जो इस सदिश को दो भाग में बांट दे रहा है। कितने भाग में, दो भाग में बांट रहा है। तीसरा तो इस सदिश से खींचा जा रहा है, जिसको कहाँ से कहीं पर बांट रहा है दो भाग में। तो इस तरह से हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते थे निर्देशांक ज्यामिति में कि दो बिंदुओं को एक तीसरा बिंदु विभाजित करता था, तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक लिखते थे। उसी तरह एक सदिश को दूसरा सदिश दो भाग में बांट रहा है ना, तो दो भाग में बांटने वाला जो सदिश है इसको ऐसे आर से लिखा जाता है। दो भाग में जो बांटने वाला सदिश है, इस सदिश को हमको अगर ज्ञात करना है तो हमको ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करना होता है, खंड सूत्र। तो ये जो सदिश है ये अंतः विभाजन है। पहला नंबर क्या है, अंतः, मतलब सदिश को कहाँ से बांट रहा है, अंदर से, बीच में से बांट रहा है ना। माने जो आपका वेक्टर आर है वो इस सदिश को बीच में से ना दो भाग में बांट दे रहा है, इसको कहते हैं अंतः विभाजन। और अंतः विभाजन का जो फार्मूला होता है वेक्टर आर, वो कितना होता है, तो हमको यह पता होना चाहिए कि ये जो आपका बंटवारा हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, उसका अनुपात क्या है, अनुपात। तो मान लीजिए कि यह यम हो गया, इधर कितना हो गया, यन हो गया। मान लीजिए कि एक यम हो गया और क्या हो गया, एक यन हो गया। और बुक में अच्छा वो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको क्या कर रहा है, यन मान ले रहा है, इसको क्या कर दिया है यम, तो बात एक ही है, यम चाहे यन कुछ भी मान लीजिए, तो यम रेशियो में बंटवारा हो रहा है। तो जो इस बीच वाले सदिश का जो मान होता है, देखिए इसमें ए के साथ लेते हैं यन को, हमेशा अपोजिट लेते हैं, एक साथ किसको लेंगे, तो यन ने, यन और यम तो अंक ना होगा, 2:3, 4:5, इस तरह से आप प्लस एम वेक्टर बी और नीचे बटा में दोनों को जोड़ देते हैं। थोड़ा बहुत उसी के जैसा चल रहा है, चल रहा है ना। तो ये हो गया अंतः विभाजन का। अगर सेकेंड रहता केवल बाह्य विभाजन, बाह्य, तो क्या ये अंदर काटता, तो ये अंदर नहीं काटता, ये कहीं ले जाके इधर काटता, मतलब इस तरह से ऐसे होता ना। एगो सदिश यहाँ, एगो बिंदु यहाँ पर, एगो यहाँ पर, है मिला दिए तो ए बन गया, यह मिलाए तो बी बन गया। तो अब ये आगे जा करके जो तीसरा बनता ना इधर कहीं काटता ले जाके इसको, तो है हो जाता है यम, आई पूरा क्या हो जाता एन, समझ रहे हैं। तो ये होता है बाह्य विभाजन जो बाहर ले जाए काटे, एक होता है अंतः विभाजन जो कहाँ पर काट रहा है, अंदर। तो बाह्य विभाजन अंतः विभाजन का याद रखिए, अब बाह्य में केवल माइनस लगा देना है, यानी माइनस एम बी बटे एन माइनस एम कर दीजिए, कैसे दे रहा है
ठीक है, एम भी पहले दे दिया तो क्या दिक्कत है। तो नीचवा पलट लेंगे ना। अच्छी बताओ, हम एन ए लिखे थे और माइनस एम भी लिखे थे, तो गलत कहाँ था? नीचे वाला पलट लीजिए। तो नीचे वाला पलटेंगे तो माइनस बाहर निकलेगा, ऊपर वाला पलटेंगे तो माइनस बाहर निकलेगा। माइनस में फिर से क्या हो जाएगा? प्लस एम बी माइनस एन ए, अब बटा हो जाएगा एम माइनस एन। चाहे ऊपर वाला लिखो चाहे नीचे वाला, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों ना पलटे हैं, दोनों में से माइनस निकलेगा। तो इसको लिख लो चित्र बना करके, हो जाएगा पहला नंबर हो जाएगा। उसका माड निकालना है, कितना दे रहा है? ए इक्वल टू 1 नहीं है, आई प्लस जे प्लस के, सबके साथ 1 1 1 है। माड निकाल दीजिए, परिमाण 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 है तो 1 का स्क्वायर, रूट में 3 हो जाएगा। हो गया उत्तर, दूसरा तीसरा बन जाएगा ना। अच्छा, फिर कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। मैंने ऐसा सदिश लिखना है ना कि उनका परिमाण क्या हो, समान हो। मैंने माड निकाले तो बराबर आ जाए, यहाँ पर देखने में अलग हो। समझ पा रहे हो? एक लिख रहे हैं ए इक्वल टू, वही का अंक को आगे पीछे करके लिख देंगे 2i प्लस मान लीजिए कि 3j आप प्लस 5k, ऐसे लिख दिया ना। अब बी को इसी का मान आगे पीछे करके लिखिए 5i प्लस 2j प्लस 3, माड निकालना दोनों का बराबर आ जाएगा, आ जाएगा। जब माड ए निकालेंगे उतना ही आएगा, माड भी निकालेंगे उतना ही आएगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो परिमाण दोनों का क्या है? बराबर है। अरे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, अब 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो मान तो बराबर आएगा। देखिए भिन्न भिन्न नहीं हो गया, एक उत्तर ही हो गया। लिखना तो है नहीं इसको। और देखो इसमें क्या, और क्या कह रहा है? समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान दिशा वाले, समान दिशा, एक मान लीजिए कि ए कितना माने, जो तुम लोग को वही मान लेते हैं, जल्दी बोलो। इतना जोड़ सोचते हैं, आई प्लस जे प्लस के, ये वो सदिश हो गया। एक और बी 3i प्लस 3j प्लस 3k, कोई जरूरी नहीं है कि 3 मानेंगे, 2 भी मान सकते हैं। अच्छा, कैसे जाने कि इसकी दिशा समान है? कैसे जाने कि दिशा समान है? इसका निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन। हाँ, डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, दिक कोसाइन, और दिक कोसाइन दोनों का बराबर है तब ना कहीं की दिशा समान है। वो दिशा तो वही ना बताता है। इसका निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा। इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा माड ए, वो आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर रूट में 3। इसका निकालेंगे 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 9 18 9 3 27। तो ये 3√3 तो लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं ना। इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, जिसको हम लोग कास अल्फा कास बीटा कास गामा से निकालते हैं ना, तो लिखेंगे दिक कोसाइन, दिक कोसाइन। लेकिन कास अल्फा कास बीटा कास गामा यहाँ नहीं निकालेंगे, दिक कोसाइन सीधे निकालिए। कितना आएगा? 1/√3, जल्दी बोलो। 1/√3, 1 बाई इसका 1 है, इसका या √3, फिर 1, फिर इसका √3, फिर 1 इसका, फिर √3। इसी प्रकार इसका दिक कोसाइन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? दिक कोसाइन 3/3√3, 3/3√3, 3/3√3 कट जाएगा। 1/√3, 1/√3, 1/√3। देखिए बराबर तो आ गया, मतलब दोनों एक ही दिशा में है। अगर अलग अलग आता तो एक दिशा में नहीं है। तो कोई जरूरी है क्या कि यहाँ पर 3 3 रखते तभी आता, और 2 2 रख दे तभी आ जाता, 4 4 रख देते तभी आ जाता। इसको लिख लो, आगे बनाओगे।